कल कुछ क्वेश्चंस करे थे जो मैंने सॉल्व कराए थे उस टॉपिक पे, एपरेंट पोजीशन और उस पे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देख लो। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक रिफ्रैक्शन, जैसे एपरेंट पोजीशन वाला देखा था ना, कि अलग मीडियम में लाइट जाती है तो एक ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। तो अब उसको ना एक स्लैब का एग्जांपल लेके देखेंगे कि अगर एक स्लैब है तब अगर हम लोग रिफ्रैक्शन कराते हैं तब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद प्रिज्म। तो आज के हमारे पास 3 टॉपिक है। अब जो स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं या जिन्होंने पहली वाली जो क्लास स्किप कर दी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना तो समझ आ जाएगा, क्योंकि बीच में से अगर चैप्टर शुरू कर रहे हैं कुछ लोग तो डिफिकल्ट होगा। देखो टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रो स्लैब्स, है ना। जैसे कल हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, उसमें क्या था कि अगर एक बाउंड्री है ना, और अगर यहाँ ऑब्जर्वर है, स्प्लिट हो रही है ना, यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ रखती हूँ तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ पोजीशन अलग दिखाई देगी, है ना, कुछ ओ डैश। तो यानी यहाँ पर एक शिफ्ट आ गया। क्यों शिफ्ट आया? क्योंकि यहाँ का मीडियम अलग है, जिसमें मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ना, लाइट रिफ्लेक्ट हुई। लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें कुछ और इसका पोजीशन दिखाई दी, है ना। तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो मैं एक स्लैब इंट्रोड्यूस करती हूँ, या उस स्लैब की वजह से कितना रिफ्लेक्शन आएगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब्स। सपोज करो स्टूडेंट्स, मेरे पास ना एक ये स्लैब है। स्लैब मतलब एक ग्लास की कोई भी स्लैब ले लो। अब मैं बोल रही हूँ इसका जो थिकनेस है बच्चों, इस स्लैब का थिकनेस टी है। ये जो स्लैब है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। अब देखो क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यहाँ से, मैं मान ले रही हूँ एक्स दूरी पर है, ठीक है। एक्स माने डी माने, चलो डी मान एक्स मान लो, ठीक है, एक्स दूरी पर है। अब बच्चों क्या है, अब एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो यहाँ पर मैं किसी ऑब्जर्वर को रख दूं, अगर ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहेगा तो मुझे बताओ कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा। रिफ्रैक्शन कब कब होता है? जब बाउंड्री चेंज होती है ना, जब मीडियम चेंज होता है। तो देखो एक बार तो ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ गया, ये रेस गई, इंसिडेंट रे, है ना। अब ये मीडियम देखो रेयर, ये रेयर मीडियम है, ये तो मैं एयर मान रही हूँ, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट ग्लास का मीडियम है। तो यहाँ पर फर्स्ट बाउंड्री हो गई ना, फर्स्ट बाउंड्री से डिफ्रेक्शन होगा, तो एयर से डेंसर गई तो लाइट रे बेंड हो गई, है ना। तो लाइट रे देखो मैंने बेंड कर दी। अब खुद देखो लाइट रे जब बेंड हो गई, तो मैं अगर मैं इस थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाते हैं, तो लाइट रे अगर बेंड होएगी तो हमें इसका क्या मिलेगा, कुछ एक अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन मिलेगी। जैसे कि ये लाइट रे थी और ये बच्चों जिसको कैसे बेंड करा है, मान लो ये स्ट्रेट हो, इसको बेंड कराते हैं ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से चली गई। अब देखो यहाँ पर जो इस बाउंड्री में जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही है। अगर मैं इसको बैकवर्ड में ट्रेस कर दूं, इस ब्लू वाली रेस को, उसको क्या लगेगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने बैकवर्ड में ट्रेस कर दिया, है ना, ऑब्जेक्ट ओ डैश। क्योंकि यहाँ पर कुछ बाउंड्री में चेंज आया तो ये रे रिफ्लेक्ट हो गई।
तो अब मान लो मैंने इस स्लैब के अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा दिया, तो अब उस ऑब्जर्वर को कहा क्या लगेगा कि रेज तो यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से रेज आ रही है, ठीक है। अब देखो इस बाउंड्री से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। इस बाउंड्री, ये सेकंड बाउंड्री हो गई, क्योंकि अब जो तुम्हारी रेज है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो फिर से बाउंड्री चेंज, यानी फिर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो अभी देखो डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द मीडियम बेंड हो जाएगी, है ना। तो अवे फ्रॉम द मीडियम ये लाइट ऐसे चली गई, तो अवे फ्रॉम द मीडियम गई, तो मैंने इस लाइट को बैकवर्ड में ट्रेस कर दिया। तो फाइनली दो रिफ्रैक्शन के बाद मुझे ऑब्जेक्ट की जो नई पोजीशन मिली बच्चों, वो यहाँ पर मिली, है ना। इस पॉइंट को क्या नाम दें, क्या दें, ओ डबल डैश बोल देते हैं, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट, जो नई, जो बिल्कुल फाइनल पोजीशन आई है वो कितना आया है, ओ डबल डैश। अब देखो मैंने जो रियल जो ऑब्जेक्ट था उसकी डिस्टेंस एक्स मान ली थी, ठीक है। तो अब एक बार बताओ कि एक बार तो तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन आया फर्स्ट बाउंड्री से, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। तो अभी यहां से क्या करेंगे, एक बार बताओ, ओ डैश, ये जो तुम्हारा ओ डैश है इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा एपरेंट पोजीशन। तो पहली एपरेंट पोजीशन कैसे निकालेंगे बच्चों, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है डी डैश है ना, एपरेंट पोजीशन डी डैश है। क्या लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बताओ, मैंने जो कल निकलवाया था, डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू, है ना। ये फॉर्मूला हमने कल समझा था। तो एपरेंट पोजीशन ओ डैश हो गई, तो वो डिस्टेंस मैंने डी डैश मान लिया, ठीक है। एपरेंट पोजीशन ओ डैश हो गई फर्स्ट सरफेस के लिए, तो दिस इज डी डैश, ठीक है। ऑब्जर्वर देखो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जर्वर कौन सी मीडियम में बैठा होगा, फर्स्ट बाउंड्री के लिए फर्स्ट बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ऑब्जर्वर किस मीडियम में बैठा होगा, स्लैब के अंदर होगा ना, राइट। यस सभी समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मान लो तुम्हारा ये मीडियम है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो दूसरे मीडियम में ऑब्जर्वर को बैठा देना। तो अभी फर्स्ट बाउंड्री देखो, ये तुम्हारी जो फर्स्ट बाउंड्री है, अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट है राइट हैंड साइड की तरफ, तो ऑब्जर्वर तुम्हारा स्लैब के अंदर होगा। तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और एयर का हम कितना मान रहे हैं, 1। ये डी है, डी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो देखो रियल पोजीशन कितनी है, कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, है ना। तो तुम्हारे डी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एक्स, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। अब देखो रिफ्रैक्शन हम लोग अब लगाएंगे सेकंड सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन, ये ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस से लगाओ। अब सेकंड सरफेस के लिए बात रही कि मैडम रियल पोजीशन कौन सी होगी, एपरेंट तो ओ डबल डैश निकल के आ गई, तो सेकंड वाले के लिए बताना कौन सा ऑब्जेक्ट काम करेगा, ओ या ओ डैश, बाउंड्री के लिए सेकंड बाउंड्री तक जो रेज गई है वो कौन सी ऑब्जेक्ट की गई है, ओ डैश की, है ना। तो ओ डैश क्या हो जाएगा, इसके लिए रियल पोजीशन हो जाएगी सेकंड के लिए, है ना। तो रियल पोजीशन, और मान लेते हैं ये क्या हो जाए, जो ओ डबल डैश है ये एपरेंट पोजीशन, तो एपरेंट पोजीशन हम डी डबल डैश निकालते हैं, तो किसके बराबर आएगी बच्चों, म्यू ऑब्जर्वर। तो अभी म्यू ऑब्जर्वर कौन सा हो गया, एयर वाला, है ना, तो 1 अपॉन म्यू। तो ये वाला म्यू कौन सा हो गया अब हमारा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्लैब का। तो स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, इनटू कौन सा डिस्टेंस आएगा बच्चों, ओ डैश वाला, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डिस्टेंस किसका आएगा, ओ डैश। ओ डैश का डिस्टेंस कितना है, डी डैश, ये रहा ना ओ डैश, है ना। तो ओ डैश का डिस्टेंस कितना था बच्चों, डी डैश, लिखो फिर, डी डैश कितना है, म्यू एक्स, है ना। बट ये म्यू एक्स देखो कहां से आया है, फर्स्ट बाउंड्री से, हमें कहां से लिखना है, सेकंड से। तो सेकंड से ओ डैश कितनी दूरी पे हो जाएगा, सेकंड बाउंड्री से, देखो डी डैश जो है ये फर्स्ट बाउंड्री से था, डी डैश की वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाल ली, म्यू एक्स। सेकंड बाउंड्री पे कितना है, डी डैश प्लस टी हो जाएगा, हाँ, डी डैश प्लस टी, या फिर ओ डैश प्लस टी, इसको लिख दो यहाँ से, डी डैश प्लस टी,
और डी डैश की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है, म्यू एक्स, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। तो इसको सॉल्व कर लो जरा, एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। तो सुनो, ये कौन सी पोजीशन आई है, एपरेंट पोजीशन। मतलब अगर एक स्लैब को फिक्स करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसकी थिकनेस टी है, तो वो ऑब्जेक्ट को इतने से क्या कर देगा, मतलब ये क्या आया है कि जो नई पोजीशन है, कहां से, स्लैब 2 से, है ना, स्लैब 2 से जो ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन है ये वो है। अब मैं क्या निकालूंगी, जो स्लैब 2 से जो शिफ्ट आया है, क्योंकि हमें तो शिफ्ट ही चाहिए कि कितना शिफ्ट कर देगी। तो देखो ये क्या आया है, ये आया है कि सेकंड सरफेस से तुम्हारे ओ डैश की डिस्टेंस कितनी है। अगर बच्चों मुझे शिफ्ट निकालना है कि कितना शिफ्ट आया इस स्लैब के रखने से, तो देखो रियल ऑब्जेक्ट क्या था मेरा, ओ, ऑब्जेक्ट ओ से कहा आ गया, ओ डबल डैश पे। तो सेकंड सरफेस से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, शिफ्ट, या फिर ऐसे लिख दूं, टोटल शिफ्ट इन रियल पोजीशन, है ना, कि रियल पोजीशन में टोटल शिफ्ट कितना आ गया। तो कैसे निकालेंगे, रियल डिस्टेंस कितना है सेकंड स्लैब से, सेकंड स्लैब से ओड ऑब्जेक्ट, ये कितनी दूरी हो गई, एक्स प्लस टी। देखो रियल ऑब्जेक्ट ओ है और सेकंड सरफेस है तुम्हारी स्लैब का टी डिस्टेंस पे, तो टी प्लस एक्स, तो ये एक्स कितना लिख दूं, एक्स प्लस टी लिख दूं, है ना। तो एक्स प्लस टी, और तुम्हारी जो ओ डैश वाली वैल्यू आई है ये कितनी आई है, एक्स प्लस टी बाय यू। तो इन दोनों को माइनस कर दो, है ना, तो मैं दोनों को माइनस कर दूं, एक्स प्लस टी बाय म्यू माइनस एक्स प्लस टी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, टी 1 - 1/μ। तो तुम्हें रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, कौन सा रिजल्ट, कि एक स्लैब को अगर मैं कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो तुम्हारे पोजीशन में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितना चेंज हो जाएगी, वो इतनी वैल्यू से चेंज हो गई, है ना। तो ये क्या, ये जो वैल्यू आई है शिफ्ट, ये क्या बता रहा है, डेल एक्स की वैल्यू। मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ था और ओ डबल डैश बच्चों यहाँ हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये डेल एक्स, यानी ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस की कितना शिफ्ट हो गई। तो कितने से शिफ्ट होगी, इस वैल्यू से। तो ये वैल्यू तुम्हें याद करनी है, ये वैल्यू रट लो कि एक स्लैब कितना डिस्टेंस चेंज कर देगी ऑब्जेक्ट को। तो कितना कर देगी, टी 1 - 1/μ। ठीक है, इतना समझ में आ गया यस मैम। सभी को। देखो टी 1 - 1/μ क्या किया, पहले एक सरफेस से हमारी क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुई, उसके बाद एक नई ऑब्जेक्ट आई विच इज ओ डैश। अब ये जो ओ डैश वाली रे है फिर ये दोबारा सेकंड वाले सरफेस पे टकराएगी, फिर एक रिफ्रैक्शन होगा, उस रिफ्रैक्शन से ओ डबल डैश आया। जो ये वैल्यू है ये तुम्हारी सेकंड सरफेस से ओ डबल डैश तक की डिस्टेंस है ना। क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड सरफेस टू ओ डबल डैश। बट हमें चाहिए शिफ्ट, तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे, सेकंड सरफेस से रियल ऑब्जेक्ट
की डिस्टेंस माइनस ओ डबल डैश की डिस्टेंस, तो कितना शिफ्ट आ गया, ये इसी को डेल एक्स बोला है, जो इससे तुम्हें रिप्रेजेंट किया है T1 माइनस 1/μ। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से दो, देखो यहाँ पर ध्यान से, शिफ्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिफ्ट की डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में रेज बाउंड्री से इंसिडेंट होंगी ना, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा। तुम्हारी इस डायरेक्शन में रेज थी तो शिफ्ट देखो इस डायरेक्शन में आया। अगर रेज इस डायरेक्शन में आएंगी तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन से रेज आ रही हैं उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, है ना। मान लो ऐसे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो ये स्लैब है, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लो इन्होंने बोला है कि एक यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, एक यहाँ से, और एक फाइनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो रेज तो यहाँ से जा रही है, इंसिडेंट कैसे होंगी स्लैब पे रेज, इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट होंगी। तो जिस डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट होंगी उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर रेज अगर इस तरीके से आ रही है, मान लो रेज इस तरीके से आ रही है, ठीक है, किसी कहीं से, तो जो शिफ्ट आएगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी ऑब्जेक्ट। ये इतना समझ में आया, जिस डायरेक्शन में रेज उसी डायरेक्शन में शिफ्ट। क्लियर है, क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है, वेरी बेसिक। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से सॉल्व कर देना। ये 4/3 है, ये 3/2 है, ये 8 सेंटीमीटर है स्लैब, और ये 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, यानी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा होगा, सिंपल सी बात है। मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दो क्या होगी, फाइंड एपरेंट पोजीशन। अब सुनो, ये जो फॉर्मूला निकलवाया है, इस फॉर्मूले को निकलवाने का मतलब ये है कि आपको बार बार वो डी डैश वाला फॉर्मूला ना लगाना पड़े। मान लो मैं 3-4 बाउंड्री दे दूं, 3-4-5-6 दे दूं, तो आप बार बार डी डैश बाय डी ना लगाओ। अब सीधा तुम्हारे पास फॉर्मूला है शिफ्ट का, क्या था मैं लिख देती हूँ, ये शिफ्ट है। मैम 16 सेंटीमीटर निकालना क्या है, क्या निकाला है 16? पेरेंट पोजीशन। शिफ्ट, अच्छा एपरेंट पोजीशन आई है 16, नहीं 16 नहीं है। इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, ये तो शिफ्ट निकाल के देगा, ये ध्यान रखना, ये तुम्हें शिफ्ट देगा। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी आई है तो वो ओ डैश, ये रियल ओ है तो ये तुम्हें ओ डैश तक का जो डिस्टेंस आया है वो देगा, कितना आया है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी बाउंड्रीज हैं, अब ये यहाँ पे ये देखो, ये तो एक स्लैब था कि एक स्लैब इतना शिफ्ट करेगी, है ना। अब यहाँ पे कितनी स्लैब है, 2 स्लैब है, तो 2 स्लैब का शिफ्ट कैसे निकालोगे, T1 1 माइनस 1/μ1 प्लस T2 1 माइनस 1/μ। मतलब जितनी स्लैब होंगी उन सबको ऐड करते चले जाओ, उन स्लैब का टोटल शिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। पर क्या मिलेगा, शिफ्ट, ठीक है। अब शिफ्ट आएगा, देखो पर पूछा है पोजीशन, तो कैसे करेंगे, पहले शिफ्ट निकालेंगे। शिफ्ट कितना है T1, क्योंकि यही फॉर्मूला याद रख के चलो। पहली प्लेट की थिकनेस कितनी है 4.5, चलो 4.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, 3/2 लिख दिया, प्लस सेकंड प्लेट 8 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो ये दोनों प्लेट मिलके कितना शिफ्ट लेके आ रही है,
बताओ जल्दी। 3.5। वेरी गुड। तो सॉल्व कर लेना, कितना शिफ्ट लेके आई, 3.5 सेंटीमीटर। ये है शिफ्ट कि ओ डैश से, ओ से जो ये ओ डैश पहुंच गया, इन दोनों के बीच में जो डेल एक्स है वो 3.5 है। पर पूछा है कि एपरेंट पोजीशन क्या है। तो पोजीशन बच्चों हमेशा कहाँ से लेते हैं, मैंने बोला था बाउंड्री से, है ना। तो टोटल बाउंड्री देखो कितने सेंटीमीटर की हो गई, 8 प्लस 4.5, कितना हो गया 12.5। एपरेंट पोजीशन। रियल डेप्थ कितनी है, 8 प्लस 4.5, तो ये आ गया हमारा 12.5, है ना। और ये अब 3.5 मीटर ऊपर चला गया, तो माइनस कर देंगे, -3.5, तो कितना आ गया 9। 9। हाँ। तो ये है तुम्हारा एपरेंट पोजीशन। तो हम शिफ्ट निकाल लेंगे तो पोजीशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक वन। कर अब ये इससे पता है क्या हो गया, अब इससे ये हो गया, तुम बार बार डी डैश बाय डी वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता, बट उसके बेसिक से ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देती हूँ इसी इसी तरीके का। तीन बाउंड्रीज हैं, ठीक है, कर एक बार देखो करके। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 8 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका 3/2 और इसका 4/3। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। बस अब मुझे फाइनली तुम बता दो शिफ्ट और एपरेंट पोजीशन, जल्दी। शिफ्ट एंड एपरेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख देती हूँ फॉर प्रैक्टिस। ये होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3। मैम शिफ्ट 7 है और शिफ्ट अपेरेंट 7। पोजीशन 14। क्वेश्चन नंबर 5 का, हाँ ठीक है, जो एपरेंट पोजीशन है वो 14 है। शिफ्ट नहीं दिया हो क्योंकि पूछा ही नहीं था, अगर शिफ्ट सही है तभी पोजीशन सही आएगी। ठीक है, वेरी गुड। यस सबका मैम। सही आया 14, 14। तो 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो ऐसे कितनी भी स्लैब हो तुम सब स्लैब का शिफ्ट निकाल सकते हो। तो अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो। थर्ड क्वेश्चन है कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन मिरर। ये अपने घर से करना, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज द प्लेन मिरर, यहाँ से लेके इस कंटेनर की जो डेप्थ है इसकी हाइट h है। ये कंटेनर है जो ये यहाँ तक किसी लिक्विड से फिल्ड है, ये लिक्विड से फिल है। और ये जो लिक्विड जहां तक फिल्ड है इसकी और बॉटम तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बच्चों d है, राइट। और जो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपके पास म्यू गिवन है। अब आपको क्या बताना है कि जो प्लेन मिरर है वो इस बाउंड्री की, मतलब इस मिरर, इस सरफेस की जो इमेज बनाएगा वो कितनी दूरी पे बनाएगा। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क क्या है, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ बॉटम फॉर्म्ड बाय मिरर। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। अगर अभी 5 मिनट का टाइम है, अगर अभी कर सको तो करके देखो, एक बार अटेम्प्ट कर लो। मैम h माइनस डी प्लस डी बाई न्यू। है, h माइनस डी प्लस डी बाई न्यू। हाँ वेरी गुड, बहुत जल्दी। तो पहले तो ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन निकाल लो बस, है ना। और उतनी दूरी पे क्या करेगा ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर उतनी दूरी पे इमेज बना देगा। तो ये तुम्हारी पूरी जो बाउंड्री है, ये बॉटम है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बस ओनली फाइंड एपरेंट पोजीशन। तो एपरेंट पोजीशन फाइंड कर लो, डेल एक्स।
या शिफ्ट निकाल लो डेल एक्स। ये थिकनेस कितनी, देखो अब ये थिकनेस जो है ना ये हो जाएगी डिस्टेंस डी, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1 - 1/μ। यानी अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये इतना ऊपर आ गया, कितने शिफ्ट हो गया, इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। तो ये इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, तो ये तो शिफ्ट है। एपरेंट पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एपरेंट पोजीशन के लिए क्या करेंगे, ये तो शिफ्ट है। डी से शिफ्ट को माइनस। हाँ, तो डी से माइनस कर देंगे, तो डी बाहर आ गया, मैं 1 - 1 + 1/μ, तो कितना आ गया एपरेंट पोजीशन, d/μ, ठीक है। तो बट ये जो डिस्टेंस है ये कहां से आई है, इस बाउंड्री से, है ना, इस बाउंड्री से। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस बाउंड ओ डैश सरफेस शिफ्ट हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी है, d/μ। अब ये डिस्टेंस प्लेन मिरर से कितनी दूर हो गई, ये फाइंड करो कि प्लेन मिरर से इस बाउंड्री की डिस्टेंस तो h है, तो ये प्लेन मिरर यहाँ से कितनी दूरी पे हो जाएगा, ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये कितनी होगी, h - d, है ना। तो अभी ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, h - d + d/μ, राइट। तो जो ओ डैश है तुम्हारे प्लेन मिरर से इतनी दूरी पर है, और इतनी दूरी पर ही इमेज बनेगी। तो दिस इज द राइट आंसर, राइट। यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने ज्यादा टेंशन में नहीं आना है, बस अपना एपरेंट पोजीशन और शिफ्ट का ध्यान रखना। अब और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं शिफ्ट से, देखो एक मैं कराऊंगी, एक क्वेश्चन तुम करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये बच्चों ये ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ बीच में मैं एक स्लैब लगा देती हूँ, इस स्लैब की थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 3/2, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, कि जो मिरर से जो इमेज है वो कितनी दूरी पर बनेगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो अभी देखो तुम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों क्या करते हैं, शिफ्ट, कि अगर ये नहीं होता, स्लैब नहीं होती, तो कितनी दूरी पे इमेज बनती, 40 सेंटीमीटर पे। बट अब जो ये स्लैब है इसकी वजह से क्या होगा, देखो जो ऑब्जेक्ट है किस डायरेक्शन में जाएगा, पहले तो ये देखो, अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो इंसिडेंट होंगी लाइट रेज मिरर पर, तभी इमेज बनेगी, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगी। तो देखो इस डायरेक्शन में अगर रेज जाएंगी तो शिफ्ट कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं बांध ले रही हूँ, दिस इज द ओ डैश पोजिशन। तो ओ डैश निकालो पहले सभी लोग, कितना आया जल्दी बताओ, ओ डैश मतलब डेल एक्स बताओ, स्टेप 1 2 सेंटीमीटर। 2, ठीक है। तो डेल एक्स 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई, 38, न्यू, मैं लिख रही हूँ न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यही वाला शिफ्ट तुम्हारा 2 सेंटीमीटर आया है। यस मैम। वो और 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब, यहाँ तो 6 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी ये ना, चलो हम लोग इस 6 सेंटीमीटर से पक्का 2 आ रहा है, क्योंकि ये ना 6 नहीं है, ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो मैं 6 ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो न्यू पोजीशन कितनी आई है,
न्यू पोजीशन कितनी हो गई, ऑब्जेक्ट यहाँ 40 से 2 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे ना, तो 38 सेंटीमीटर न्यू पोजीशन हो गई, है ना। बोलो। यस मैम। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर क्या बनाती है, इमेज। इमेज। इमेज बनाती है ना। तो देखो पहली जो इमेज बनेगी मैं यहाँ बना रही हूँ आई डैश, ठीक है। तो पहली इमेज यहाँ से कितनी दूरी पे बनाई है तुमने, 38 सेंटीमीटर है। अब एक बात जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है, देखो अब मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट, ये तो इंसिडेंट रे हो गई, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होगी, रिफ्रैक्ट भी होगी, बोलो, है ना। यस मैम। लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी। तो देखो अब जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो दोबारा से इस स्लैब को क्या करेगी, दोबारा से इस स्लैब को क्रॉस करेगी ना। तो यहाँ पर जो स्लैब का शिफ्ट आया है वो कितनी बार आया, एक बार तो जब रे गई और एक बार जब मिरर से टकरा के वापस आई, तो 2 बार हो गया। तो दोबारा से कितनी बार, दोबारा से रे कितना शिफ्ट, दोबारा से कितनी बार शिफ्ट आएगा, क्योंकि स्लैब तो 2 सेंटीमीटर का कर रही है, तुम निकाल चुके हो, है ना, शिफ्ट बाय स्लैब। तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया, तो अभी ये शिफ्ट दोबारा आएगा, बट डायरेक्शन देखो जरा, अब डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई ना। तो जो ये आई डैश तुम्हारी पहली इमेज बनी है, ये पहली इमेज बनी है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर अब शिफ्ट हो गई, कितनी से शिफ्ट हुई है बच्चों, 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो अब नई पोजीशन आई की कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक 36, है ना। पहले 32 थी, 38 थी, 38 से 2 क्लोजर ले आए, तो दैट मीन्स नई पोजीशन कितनी आई, 36 सेंटीमीटर। तो ये आई डैश जो आई फर्स्ट बनी, ये बनी आई वन किसकी वजह से बनी, जब फर्स्ट स्लैब से, मतलब जब मिरर से इंसिडेंट हुई लाइट रेज, तो उससे मैंने ओ डैश बना, तो उस ओ डैश का आई डैश बनना चाहिए। बट फाइनल इमेज अभी भी नहीं बनी है, क्योंकि फाइनल इमेज अब जब लाइट रे दोबारा से उसको क्या करती हुई जाएगी, स्लैब को फिर से क्रॉस करती हुई जाएगी, तो एक शिफ्ट और लेके आएगी। तो फाइनल इमेज इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर को बढ़ा दो, तो इसी डायरेक्शन में बढ़ाएंगे 2 सेंटीमीटर। तो अभी मिरर से कितना हो गया, वो पहले 38 था और अब ये कितना I2 कितना हो गया बच्चों, 36 है, ठीक है। तो जब भी मिरर के क्वेश्चन आए या कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आए तो तुम्हें 2 बार शिफ्ट लेना है, तो 2 बार शिफ्ट कंसिडर करना है, क्लियर है। डरो मत, पहला शिफ्ट आया, तुमने नई पोजीशन फाइंड करी ऑब्जेक्ट की, उस नई ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहली इमेज बन गई, बना दी, ये इतना कर लोगे। उस नई इमेज को भी फिर से एक शिफ्ट कर दो, पर डायरेक्शन देख लेना, उस इमेज को शिफ्ट कर दो कितने सेंटीमीटर से, जितना तुम्हारा स्लैब का शिफ्ट आया है। तो तुमने 2 बताया, तो 2 सेंटीमीटर से फिर से शिफ्ट कर दो, तो कितने सेंटीमीटर पे बन गई। तो अगर सवाल आए कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी फ्रॉम द मिरर, तो कहाँ बनेगी, 36 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 2 बार शिफ्ट हो गया ना, 2 2 तो 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया, तो डायरेक्ट 4 उस शिफ्ट को 2 टाइम्स माइनस कर दो। बट ये प्लेन मिरर के लिए है। अब एक बार क्वेश्चन करो कन्वेक्स में, कॉनकेव मिरर के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैंने यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर लगा दिया, ये इसकी फोकल लेंथ है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बच्चों कितनी दूरी पे है, 32 सेंटीमीटर की दूरी पे, ध्यान से, 32 सेंटीमीटर। ये बीच में रख दी स्लैब, ये स्लैब रख दी, तो ये दूरी है 32 सेंटीमीटर, स्लैब की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। चलो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। है नहीं दिया, एक सेकंड,
3/2, वेरी गुड। फाइंड द पोजीशन ऑफ formed by concave mirror, ठीक है, मिरर का भी concave mirror है। तो देखो ऐसे इसको स्लैब को लेंसेज में भी यूज करेंगे। अगर तुम्हें ये आता है कॉन्सेप्ट तो तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, लेंसेज, कहीं पे भी यूज कर लो। तो पहले तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड 15 करो। सेंटीमीटर। है 15। हाँ, तो आधा काम किया है और आगे का काम करो। आधा काम करा है बच्चों। मैम अगर 15 सेंटीमीटर के अंदर ये स्लैब होगा तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, 15 सेंटीमीटर के अंदर ही ये स्लैब है। कैसे, क्या कह रहे हो? अगर मान लो इमेज इस स्लैब के यहाँ पर बन रही है दूरी पे, तो 2 बार करोगे ना तो मैम पोजीशन को। 15 सेंटीमीटर आ रहा है, अब ये पता ही नहीं है कहाँ है। अच्छा अगर ये दूर हुआ ठीक है, तो रुक फिर नहीं जाओ, ये करेंगे। 5, रुको, ये 5 सेंटीमीटर है, अब बताओ। चलो, ये 5 सेंटीमीटर, -13। ना, शिफ्ट गलत ले लिया। सुनो बच्चों, ये अब देखो, ये पहले तो तुम लोगों ने कितना निकाला कि एक ऑब्जेक्ट ओ डैश पर आ गया, कितना आया है ओ डैश, कितनी, मिरर से कितनी दूरी आई है ओ डैश की? 15। नहीं, मिरर से ओ डैश 15 पे थोड़ी होगा। ऐसे आया है बिना स्लैब के। पहले मैम मुझे ओ डैश फाइंड करो, क्या ओ डैश कितने पे आएगा? मैम 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। शिफ्ट निकाला पहले, तो शिफ्ट कितना आया तुम्हारा? 2 सेंटीमीटर, है ना? तो न्यू पोजीशन कितनी हो गई? न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, कितना हो गया? पहले 2 था, 2 मतलब 32 था, अब 2 को देखो, शिफ्ट कहाँ करेंगे, डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट, तभी वो इंसिडेंट होगी, तो यानी शिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो 30 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आया? 30 सेंटीमीटर। ये इतना सब तक, अब तक क्लियर है सभी को? यस मैम। तो जो शिफ्ट है 30 सेंटीमीटर का आ गया। इस 30 सेंटीमीटर से अब क्या निकालो, तुम्हारे पास फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट है, v निकालो, कितना आएगा? तो ये 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ मैंने -1/10 कर दी, v की वैल्यू निकालनी है। ये ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, मिरर के सामने है, तो -1/30। तो v देखो कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ जरा, 15। साइन के साथ बताओ। -15। -15। तो -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या है, ये -15 सेंटीमीटर है, ये स्लैब कितनी दूरी पर है? सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तुम कह रहे हो ना कि मैडम ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करेगा कि अगर इमेज पहले ही बन रही है तो फिर तुम दोबारा से शिफ्ट नहीं लोगे, तो नहीं, दोबारा शिफ्ट लोगे, बट वो थोड़ा सा पोजीशन, उसकी पोजिशन वो बताएगा कि उस इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी, है ना। बट शिफ्ट जब भी दोनों ही होंगे, ये नहीं है कि अगर ये इमेज जो है, सपोज करो अभी 5 सेंटीमीटर लेके चलो, ये डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी दूरी पे बनी है? 15। तो मतलब इमेज मैं मान लेती हूँ यहाँ बन गई, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर इमेज बन गई। तो अभी क्या होगा, जब ये रे दोबारा टकरा के आएगी तो दोबारा से शिफ्ट होगा, बोलो। यस मैम। तो रेज गई गई, टकरा के आएगी, तो टकरा के आई तो डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो दोबारा से शिफ्ट लेंगे, तो दोबारा से शिफ्ट 2 सेंटीमीटर का है, पर डायरेक्शन देखो शिफ्ट की, आई डैश की डायरेक्शन इस तरफ बढ़ी, इस तरफ। तो 2 15 में 2 को ऐड करोगे तो कितना आया? शिफ्ट यस इस तरफ मैम। होगा ना भाई, अब शिफ्ट ये इस तरफ जाएगा आई का। यस मैम। यस मैम। तो आई की, और अब तुम्हारी जो आई डबल डैश है
यानी जिसको मैं वी डबल डैश भी बोल सकती हूँ। ये तो जो वी था ये आई है, जो आई डबल डैश होगा, माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, माइनस इज जस्ट सेइंग कि मिरर के आगे इमेज है। तो 15 में 2 ऐड करो तो कितना आया, -17 सेंटीमीटर। ठीक है, यस यस मैम। मैम। -17 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो 5 सेंटीमीटर था, तो तुम्हें पता है कि जो इमेज जो है वो वापस टकरा के आएगी ही, क्योंकि जो पहली इमेज बनी है वो स्लैब के इधर की तरफ बनी है, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो जरूर टकराएगी, है ना। तो दोबारा से तुमने रिफ्लेक्शन ली। अच्छा, अगर मान लो मैं इस 5 सेंटीमीटर को 20 कर दूं, क्योंकि इमेज 15 पे बन रही है, यही सवाल था ना तुम्हारा। यस मैम। यस मैम। हाँ, सुनो, अब क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर एक बार इसी को सेकंड बना देते हैं कि हमारा मिरर यहाँ है। बाकी के बच्चों को समझ आ रहा है, थोड़ा फास्ट यस पेस में मैम। चल रही हैं चीजें। ठीक है, तो ये तुम्हारा शिफ्ट ये है स्लैब, ठीक है। और मैं बता रही हूँ ये 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। जो तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है जिसे ओ मान रही हूँ, वो यहाँ से 32 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो, चलो अब ये ओ डैश मान लो, जो नई पोजीशन है उसी को, ये 30 आ गई। ठीक, अब देखो जो इमेज आई बच्चों, पहली इमेज जो बनी है वो 15 सेंटीमीटर पे बनी है, ठीक है, फर्स्ट I1। तो I1 का डिस्टेंस यहाँ से 15 सेंटीमीटर है। अरे 15 है तो ये इधर आएगा ना। अब देखो जो I1 है वो 15 है, तो वो स्लैब की किस तरफ आ गई, राइट साइड। राइट साइड। तो मैंने माना यहाँ पर मेरी इमेज I1 बन गई, राइट, इमेज बन गई I1। तो ये इमेज यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी। तो अब सवाल है कि मैम सेकंड रिफ्लेक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अब मुझे रीजन बताओ कि क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैम देखो, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा ना, अगर ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड होगा तो ले लेंगे और राइट साइड होगा तो नहीं लेंगे। वेरी वेरी गुड, अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा रखा है तो डेफिनेटली इसका एक और रिफ्लेक्शन हमें लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चों, देखो अगर पहली इमेज यहाँ बन गई ना, तो ऑब्जर्वर तो डेफिनेटली यही है ना, क्योंकि इमेज यहाँ बन रही है। तो ऑब्जर्वर तक जाने के लिए भले ही इमेज तुम्हारी किसी भी डायरेक्शन में बन रही हो, स्लैब के चाहे इधर की तरफ या स्लैब के इधर की तरफ, तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन के लिए शिफ्ट निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दोबारा ये 15 है, तो 15 में 2 ऐड कर दोगे तो अभी भी कितनी इमेज बनेगी, 17 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। ठीक है, तो अभी भी शिफ्ट लेंगे, चाहे तुम्हारे मिरर के इधर हो, चाहे मिरर सॉरी स्लैब के इधर इमेज आए, या स्लैब के लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आए। अब यहाँ पर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो एक बार पूछ लो। ये जो लेफ्ट राइट की बात हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है कि मैम जब रे टकरा के वापस आएगी तो इमेज तो पहले ही बन गई, तो इसका चेंज नहीं आना चाहिए स्लैब की वजह से, बट आएगा, डोंट वरी, वो आएगा, क्योंकि तो 2 बार शिफ्ट निकालना मैम है। हाँ, अगर ऑब्जर्वर लेफ्ट में तो 17 हाँ। आएगा। नहीं, अगर ऑब्जर्वर किधर है, मैम जैसे इस क्वेश्चन में तो लेफ्ट में है तो 17 आएगा। हाँ, -17 आना चाहिए ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। -17 सेंटीमीटर। सेवनटीन ही आएगा। ये तुम्हारा स्लैब का सारा टॉपिक है, जो भी ये सब कंप्लीट होता है यहीं पे ही। इसके और क्वेश्चंस के लिए तुम्हें डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेंगी, डीपीपी उठा लेना। कृष्णा समझ आया, आयुष, यस मैम। शीता, लावण्या, ओके, कनक, थोड़ा सा कहाँ गई है लड़कियां, लड़कियों की आवाज ही नहीं आती। कितना समझ आया, यस मैम। कृष तुम अक्षिता हो क्या,
तनीषा, कनक, इशिता, देखो जैसे टेस्ट करके चले जाते हैं मैडम, हमसे ना पूछ लो, हमसे ना पूछ लो। दोबारा समझाऊं? किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, अगर दोबारा कराना है तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलो, सबको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन का हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट था पढ़ लिया। अब एक टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं बताओ, क्या समझ में आ रहा है? टोटल अगर वर्ड आगे है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ठीक। वरुण बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैम जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो फिर एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाती है रिफ्लेक्ट की जगह। वाह वरुण, अब की बार वरुण का तो पक्का है? अब की बार तो जेई टेस्ट देते हो वरुण? ड्रॉपर में हो ना तुम? यस मैम। टेस्ट देते हो? यस मैम। स्कोर बढ़िया आ रहा है? मैम बहुत गिर गया, 80 हैं? मार्क्स गिर गए मैम 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते क्यों? में सॉरी। क्यों? पता ही नहीं मैम, जो स्टार्ट किया था 250 आ गए थे, मतलब 1 महीने पहले तो 250 थे, अभी लास्ट वाले में 170 के अराउंड ही थे बस, क्यों 60 भाई? थे शायद। ऐसे मत करो वरुण, तो वही पढ़ो। 3 महीने हैं अभी तो, स्कोर तुम्हारा अच्छा आना चाहिए। बट थोड़ा टेंशन मत लेना, गिर गया तो दोबारा से हो जाएगा, सही आ जाएगा। नहीं मैम, मैं ये वो शायद पूरा रिवाइज नहीं कर रहा ना, मैं अपने टफ टॉपिक्स ही पढ़ता रहता हूँ, तो वो सारे वीक हो गए थोड़ी देर। नहीं, 11th भी ध्यान देना। और कृष और आयुष तुम क्या कर रहे हो? मैम आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ मैम अभी तो आप जो करा रहे हो वो कर रहे हैं। हाँ, वो तो कर रहे हो, बट जैसे 11th का कैसे करेंगे अटेम्प्ट? मैम वो तो अभी टेस्ट आएंगे ना ऑफलाइन वाले, तब वो भी हम करेंगे। लोग कराएंगे। हाँ, अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं। नवंबर दिसंबर पूरे में तुम्हारी 11th, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि हम लोग ये जो है ना टॉपिक्स जो 12th का है ये जल्दी जल्दी कवर कर लें, क्योंकि इसके बाद 11th पे भी जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड को मैं भी बढ़ा के चल रही हूँ, तुम लोग भी थोड़ा सा स्पीड तभी पकड़ पाओगे जब थोड़ा घर पे जाके खुद से प्रैक्टिस करोगे, है ना? जो बच्चे आते हैं सोचते हैं कि 1 घंटे की क्लास कर ली और घर पे जाके नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ इस क्लास में चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ या बेकार पढ़ा लूँ, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा मैडम पढ़ा क्या रही है। ठीक है, पर जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं तो उन्हें जरूर समझ में आएगा कि क्या चल रहा है क्लास में। तो अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? अभी तक तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है और रिफ्रैक्शन पढ़ा है। तो देखो इसमें क्या होगा, मान लो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, ये तो तुम्हारा डेंसर मीडियम होगा और ये होगा तुम्हारा रेयर मीडियम। इसका मतलब जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन है कि लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में जाना है, लाइट चाहती है कि मैं डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हूँ। ठीक है, लाइट जा रही है, ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, चली गई लाइट। अभी तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है नॉर्मल, अभी तक जो तुम पढ़ते आए हो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने क्या किया, इंसिडेंट एंगल है जो जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे मैंने इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाया, मैंने देखा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी बढ़ रहा है। मैंने फिर इंसिडेंट रे का एंगल और बढ़ाया तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल और बढ़ गया। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों, वो कितने डिग्री का एंगल बना ले गई? देखो 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे ने। तो जिस एंगल पर तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना दे, मतलब बाउंड्री से जस्ट क्रॉस होके गई है ना, बाउंड्री की जस्ट क्रॉस होके चली गई, उस एंगल इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्यों बोला है? अगर तुमने इंसिडेंट रे का एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया, है ना, मान लो इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये क्या हो जाएगी? ये बाहर जाने की जगह अंदर आ जाएगी। और जब लाइट रे बाउंस बैक होती है, मतलब सेम मीडियम में ही ट्रेवल कर जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं?
रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन की जगह कौन सा फिनोमेना देखा गया, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला फिनोमेना देखा गया। तो इसी को क्या बोला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब मिलेगा, जब तुम्हारा इंसिडेंट एंगल किसी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना है, 90 डिग्री। वेरी गुड। तो क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड उस टाइम पे 90 डिग्री का होगा। तो यही है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो स्नेल्स लॉ लगा दोगे, कंडीशन यही है कि ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर होनी चाहिए। स्नेल्स लॉ लगा सकते हो तुम, क्या मान लो n2 साइन आई इक्वल्स टू, जा किस में रही है, n1 साइन r, n2 साइन आई कितना हो गया क्रिटिकल एंगल, साइन सी मान लेते हैं, इक्वल्स टू n1, r कितने का हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 1 हो गया। तो क्रिटिकल एंगल पे ये कितना हो जाएगा n1 अपॉन n2। क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है, ये भी तुम्हारा इस पे मीडियम पे ही डिपेंड कर रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड क्रिटिकल एंगल बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द बाउंड्री। तो याद रखना इंसिडेंट रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे ये होगी जो डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी। ये कंडीशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब इसी फिनोमेने पे बेस्ड है हमारा एक प्रिज्म। प्रिज्म सबने देखा है अपने स्कूल में, यस मैम। मैम। यस। वेरी गुड, सबने देखा है प्रिज्म, वेल डन। प्रिज्म क्या होता है, क्या काम करता है प्रिज्म, सरफेस लाइट को, प्रिज्म का काम क्या है, क्या काम कर सकता है प्रिज्म। व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देता है। हाँ मैंने डिस्पर्स बोल, वो तो ठीक है, वो तो करेगा ही, वो तो इसका काम है। हाँ वेरी गुड। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट रे आई है ना, लाइट रेज आई और लाइट रेज को मान लो व्हाइट रे आ रही है, तो व्हाइट रे को क्या करता था, डिस्पर्स कर देता है, मतलब पूरा एक स्पेक्ट्रम बन जाता है ना, विबग्योर बन जाएगा अगर एक लाइट व्हाइट रे एंटर करेगी तो। ठीक है, इससे और क्या देखने को मिला, डेविएशन। हाँ डेविएशन, वेरी गुड। ये किसी भी इंसिडेंट लाइट को डेविएट कर सकता है उसके पाथ से, है ना। तो यही काम है प्रिज्म का। डेविएट कैसे करेगा, सिंपल सी बात है, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, सपोज करो तुम्हारा प्रिज्म क्या है, एक 3D ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा पिरामिड टाइप का, है ना, जैसे पिरामिड है। पिरामिड कहाँ पे है भाई, ज्योग्राफी में इजिप्ट। ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जब फिल्मों में जैसे देखते हैं तो मिस्र करके कुछ बोलते हैं ना, यस मैम। एक मिस्र देश में। हाँ, तो यही है, ऐसी पिरामिड शेप का तुम्हारा प्रिज्म होता है, एक 3D तरीके का ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसमें ना तुम्हें ऐसी 3 साइड्स ही दिखेंगी, ठीक है, ये 3 साइड्स हैं। इसमें क्या होंगी, 2 साइड हमारी रिफ्रैक्टिंग साइड होंगी, मतलब जितनी भी साइड है प्रिज्म में 2 साइड्स जो होंगी वो रिफ्रैक्टिंग होंगी, 2 साइड्स आर रिफ्रैक्टिंग, मतलब 2 साइड से रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। और रिफ्रैक्शन पॉसिबल का मतलब एक साइड से इंसिडेंट होगी तभी दूसरी लाइट से दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये दो जो बाउंड्रीज हैं, जो कि 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है इसे बोला गया एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का काम क्या हुआ, पहले तो इंसिडेंट रे आई, देखो अब इसको इसके एक्चुअल पाथ से बेंड कर दिया। तो पहला प्रिज्म का काम है, जो लाइट इंसिडेंट होगी उसको डेविएट कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन मिलेगी। ठीक है, अब डेविएशन कब मिल सकती है, जब लाइट सिर्फ उन्हीं 2 सरफेसेस पे पड़े जो जहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है। अगर किसी और सरफेस पे पड़ रही है बट वहां से लाइट रिफ्रैक्ट ही नहीं हो रही, तो प्रिज्म का काम नहीं करेगा। तो दिस इज कंडीशन कि जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वहीं पर लाइट इंसिडेंट हुए। ठीक है,
अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है कि जो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा वही एक एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो पढ़ो क्या डेफिनेशन है। एक ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस inclined at angle is called prism। डेफिनेशन पे मत जाओ, बस हिंदी में समझ लो, डेफिनेशन कोई नहीं पूछा। तो अब देखो इसमें कैसे डायग्राम बनाया है। डेविएशन देखेंगे, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ये तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आई, और जो नॉर्मल से जो एंगल बनाया ये आई एंगल, ठीक है। ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, दिस इज एंगल आर, ठीक है। अब यही रे दूसरे उस पे जाएगी बाउंड्री पे, तो ये रे गई, और जैसे ही दूसरी बाउंड्री पे गई, दूसरी बाउंड्री से फिर से एक रिफ्लेक्शन होगा। अब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर चलेगी, तो प्रिज्म से जो लाइट रे बाहर आएगी उसको बोला गया इमर्जेंट रे। अब जो इमर्जेंट रे या कौन सा एंगल है जो कि नॉर्मल के साथ बनाएगी, यानी सेकंड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करा, तो दिस इज एंगल ई, ठीक है। और इंसिडेंट रे भी बना सकते हो, यानी सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये आ रही है, ये वाली रे, यही इंसिडेंट रे है, और इसका एंगल भी तुम फिर से ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, बाय ज्योमेट्री एंगल आर ही हो जाएगा। मतलब ऐसे देखो, लाइट इंसिडेंट हुई तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, तुमने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल आई, ठीक है। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद दूसरा तुमने दूसरी सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल टू, ये नॉर्मल वन। अब ये लाइट जब इमर्ज हो गई, इसको इमर्जेंट रे बोला। इस नॉर्मल से जो एंगल बना इसको एंगल ई बोला, ठीक है। अब देखो ये इंसिडेंट रे है सेकंड सरफेस के लिए, दिस रे इज द इंसिडेंट रे, तो ये रे रिफ्लेक्टेड रे पहली वाली एंगल आर बनाएगी, तो ये भी इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी बच्चों, एंगल आर बाय ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये एंगल आर, ये एंगल आर, तो दो डेविएशन हुए, एक तो पहली सरफेस से, दूसरा सेकंड सरफेस से, तो दो डेविएशन मिल गए। डेविएशन का पहली सरफेस से कितना डेविएशन आया, तो आई माइनस आर, यस मैम। दूसरी से ई माइनस आर, फिर आर वन आर टू मान लो, ये ज्योमेट्री से जब अलग होगा ना तभी देखिए। मान लो ये इंसिडेंट रे एंगल अलग बना रही है आर वन, और ये इंसिडेंट रे आर टू, तो टोटल डेविएशन हमारे पास आया, जो डेल टोटल है ये कितना हो गया, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है, टोटल डेविएशन। तो ये डेविएशन वन और ये डेविएशन टू, टोटल ऐड कर दिया, कितना आया, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। और ये क्या होता है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये टोटल डेविएशन देखो, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई है, टोटल डेविएशन निकाल लिया। अब दो चीज है कि टोटल डेविएशन तो निकाल लिया, टोटल डेविएशन हमारा आया है आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब देखो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, जो ये आर वन प्लस आर टू है इसके बराबर, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। तुम्हारे पास टोटल डेविएशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ये बस फॉर्मूला याद रखना है प्रिज्म में, और कुछ है नहीं, आर वन प्लस आर टू को माइनस ए लिख दिया, आई प्लस ई माइनस ए। अब टोटल डेविएशन में दो कंडीशन है कि एक कंडीशन तो ये कि मैक्सिमम डेविएशन कब हो सकता है, दूसरा ये कि मिनिमम डेविएशन कब हो सकता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं कि कब तो प्रिज्म से मैक्सिमम हो जाएगा, कब प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम की, कि मैक्सिमम डेविएशन कैसे होगा, तो कैसे हो सकता है, किस एंगल पे, अगर जो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे है, देखो मिनिमम कहाँ गया, आई मिनिमम, ये तो एंगल, ये तो डायग्राम ही गलत लग रहा है, आई minimum।
ये वाली लाइन है। तो मैक्सिमम डेविएशन की बात करते हैं। तो मैक्सिमम डेविएशन देखो ये रहा ना, ये मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन कितने पे मिल रहा है, जब आई की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो डेल मैक्स निकालेंगे कब, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। मान लो ये तुम्हारा प्रिज्म है, ठीक है। अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी भी सरफेस पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, पर इंसिडेंट रे 90 डिग्री का एंगल कैसे बना रही होगी, जब ये जस्ट बाउंड्री से ही इंसिडेंट हो रही हो ऐसे। तो ये अब जो एंगल बनाएगी ये कैसे बनाएगी, 90 डिग्री। तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे ये हो गई। तो अब जो डेविएशन आएगा ना बच्चों, अब वो मैक्सिमम डेविएशन आएगा। तो एंगल आई कितना हो गया, 90 डिग्री। तो डेल मैक्स की वैल्यू देखो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ 1 से, आई की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के। ठीक है, R1 प्लस R2 क्या था, देखो ये है R1 प्लस R2, रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी बाउंड्री पर इंसिडेंट रे। तो ये इंटरनल जो एंगल्स हैं ये R1 और R2 है। ये इंसिडेंट रे का एंगल और जो रे बाहर चली गई ये एंगल ऑफ इमरजेंस। तो बस रिफ्लेक्शन का बेसिक ही है तुम्हारा रिफ्लेक्शन प्रिज्म। बस ये केसेस इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन आई इक्वल्स टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम डेविएशन हो गया। मिनिमम कब हो सकता है, आई मिनिमम ये रहा। ये देखो ये तुमने प्रिज्म का ये बनाया मैक्सिमम से मिनिमम जाने का डायग्राम। तो मिनिमम कब होगा, जब आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ई के बराबर। डेल मिनिमम की कंडीशन क्या है, डेल मिनिमम की कंडीशन क्या है, व्हेन आई इक्वल्स टू ई। तब डेविएशन कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख दो 2i माइनस ए। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, डेल मिनिमम का। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैक्सिमम के लिए 90 डिग्री का इंसिडेंस, मिनिमम के लिए आई इक्वल्स टू ई, ये दो फॉर्मूले हैं। नोट कर लो, टोटल डेविएशन एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मैक्सिमम कब होगा, जब इंसिडेंट रे 90 होगी। मिनिमम कब होगा, जब इंसिडेंट और एमरजेंट रे दोनों बराबर का एंगल बनाएंगी, तो वो मिनिमम एंगल। अब देखो I इक्वल्स टू ई, अब मान लो R1 और R2 भी किस बराबर है, ठीक है, R1 और R2 भी बराबर है। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2, और R1 और R2 भी बराबर है, तो ए किसके बराबर हो गया, 2R के। और R अगर निकालना हो तो वो एंगल ऑफ प्रिज्म के आधा हो गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब डेल मिनिमम की वैल्यू 2i माइनस है, ये मैंने ऊपर ही ड्राइव करा दी है तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब मान लो तुम्हें डेविएशन भी पता है कि इतना डेविएशन हो रहा है, एंगल ए प्रिज्म पता है कि प्रिज्म का जो एंगल है वो ए है। अब तुमसे पूछा जाए कि प्रिज्म का बता दो कि डेविएशन, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। प्लीज अब ये मत कहना कि डेविएशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्नेल्स लॉ लगाया है। अगर बाउंड्रीज पे दोनों पे स्नेल्स लॉ लगा दोगे तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन पुट करोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। क्या है फॉर्मूला, अगर प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो साइन का ए क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, प्लस डेल एम क्या है बच्चों, सॉरी ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल क्या है, एंगल डेविएशन, कितना लाइट रे जो इंसिडेंट डेविएट हुई है, डिवाइडेड बाय 2, और ये इसको सब डिवाइड कर देना है एंगल ऑफ प्रिज्म के आधे से। तो ये क्या है तुम्हारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैं तुम्हें ड्राइव भी करवा देती बट कोई नीड नहीं है, वही दोबारा से प्रिज्म का ही
निकलवा के दिखाना है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये फॉर्म प्रिज्म सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बस जो समझने का था वो ये था, टोटल डेविएशन कैसे इंसिडेंट होगी, तो वो एंगल आई प्लस ई, तो जब आउट जाएगी तो उसका एक डेविएशन विच इज आई माइनस ई, दोनों को ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म देंगे जो कि इंटरनल डेविएशन एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स हैं। ये फॉर्मूला है, ये लिख लो अपनी कॉपी में, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू। अब देखो हाँ, तो ये पर ये किस केस में निकला है, ये देखो ये किस केस में निकाला है, ये जब तुम्हारी जो जो डेविएशन है वो मिनिमम हो, तो लिखो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तभी आएगा जब तो हम डेल मिनिमम यूज करेंगे। अब मान लो तुम्हारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत स्मॉल है, जो ए की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, यानी थिन प्रिज्म है ना। अगर थिन प्रिज्म है तो उसमें डेल मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो ये डेल प्रिज्म का स्पेशल फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म, याद करना पड़ेगा प्रिज्म पूरा, प्रिज्म क्योंकि याद करने की चीज है। थिन प्रिज्म में डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन ए। तो थिन प्रिज्म में ये फॉर्मूला है, वो स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये कौन से प्रिज्म का था, जो नॉर्मल प्रिज्म है डेल मिनिमम, बट जो थिन प्रिज्म है उसमें डेल मिनिमम का फॉर्मूला है n माइनस वन इंटू ए। तो ये तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तीन चार फॉर्मूले हैं, ये तीन चार फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले में जो डेल एम यूज हो रहा है बच्चे, ये कौन सा है, ये जो डेल एम है ये कौन सा डेल है, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमम। मिनिमम। डेल मिनिमम। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये तभी लगा सकते हो जब हम लोग डेल मिनिमम की केस की बात कर रहे हैं, यानी जब भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो जो डेल यूज करोगे वो मिनिमम वाला यूज करना, मिनिमम डेविएशन इतना आएगा। और अगर थिन प्रिज्म हो तो उसमें ये वाले फॉर्मूले लगा देना। तो तीन फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास मिनिमा के, तीन फॉर्मूले, तो याद कर लेना इन्हें, सॉल्व करके देखो एक बार ये सवाल। वेरी गुड, कर लिया हमने। तो बच्चों संडे के दिन कल अपना टेस्ट देके आराम से बैठ जाना, क्योंकि कल पूरे दिन तो नहीं करोगे, एक दो घंटे ऑप्टिक्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, पीवाईक्यूज लगा लेना, डीपीपीज लगा लेना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। सबसे डिफिकल्ट बोलते हैं बच्चे, बट बहुत आसान हो जाएगा। अभी उसके बाद हम लोग स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा, बट वही तभी समझ में आएगा पहले जब ये फॉर्मूले पढ़ के आओगे। तो मंडे से हम लोग रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में भी। फिर लेंसेज, अगर मिरर आ गई तो लेंसेज तो तुम उड़ा दोगे एक बार।
करो भाई, कहाँ बिजी हो गए? मैम साइन इनवर्स 2/3 है क्या? तो देखते हैं क्या है। रिफ्रैक्टिव एंगल है प्रिज्म का 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 3/2, और बस एंगल आई। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू गेट मिनिमम डेविएशन? तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना चाहिए? कितना चाहिए होगा? कितना चाहिए होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स 3/4, मिनिमम इतना आ रहा है 2 साइन इनवर्स 3/4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, म्यू भी है। तो वो फॉर्मूला लगा दो म्यू वाला, यही वाला फॉर्मूला देखो, ये साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, तो यहाँ से डेल एम आ जाएगा ना डायरेक्ट। तो डेल मिनिमम आने के बाद क्या निकाल सकते हैं? 2i माइनस ए। बोलो। है कि नहीं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, तो यहाँ से फाइंड डेल एम। ठीक है, तो यहाँ से डेल एम की वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद क्या करें? डेल मिनिमम में हमारे पास फॉर्मूला है, मिनिमम में 2i माइनस ए। मिनिमम की वैल्यू है, एंगल ए है, यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल आई। तो यहाँ से एंगल आई फाइंड करोगे। तो ये दो इक्वेशन ही लगानी है बस। आंसर्स लिखे हुए साइन इनवर्स 3/4 और ये करो। यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया हुआ है? 4 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री। तो ये कौन सी प्रिज्म है? थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म में हम लोग डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? डेल मिनिमम का मैम n-1 इंटू म्यू ए। माइनस 1 इंटू ए, यही है ना? तो ये डेविएशन आएगा, म्यू भी है और आपके पास ए की वैल्यू भी है। करो। 2 डिग्री। वेरी डिग्री है ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो बस प्रिज्म में यही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही सवाल आएंगे एंगल ऑफ कैलकुलेशंस के बेस्ड पे। बस तुम्हें स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। और ये जो 3 फॉर्मूले हैं, थिन प्रिज्म और कौन से प्रिज्म के, दूसरा वाला प्रिज्म, वो आना चाहिए। एक इसमें कंडीशन है स्पेशल, जिसे बोलते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। वो एक टॉपिक तुम्हारा भी बचा हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं है। ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है सुन लो, एक बार घर पे भी ट्राई कर लेना। जब भी आए कि प्रिज्म में वो अगर ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है तो एंगल ऑफ आई बताओ कितना होगा। तो समझो, सुनिए। एंगल इमरजेंस क्या होगा? जब इंसिडेंट रे कितने डिग्री का एंगल बना के निकलेगी? 90 डिग्री का। ठीक है, ये एमरजेंट रे है ना तुम्हारी, यहाँ से जो रे हमारी निकलती है। ठीक है, ये एमरजेंट रे जब तुम्हारे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, मान लो ये जो रे एमरजेंट हो रही है ये जस्ट बाउंड्री से पास हो रही है, तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन हो गई? नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और अगर मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दूं तो ये रे रिफ्रैक्ट होने की जगह क्या चली जाएगी? अंदर ही चली जाएगी ना। तो ये कौन सा कंडीशन आने वाला है तुम्हारा? क्रिटिकल कंडीशन, है ना। यानी जो लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तभी जो रे इमर्ज हुई यानी रिफ्रैक्ट हुई तो कितने डिग्री पर होके चली गई? 90 डिग्री पे। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। तो इस वाले के क्वेश्चन हम लोग मंडे को करेंगे, 5-7 मिनट का टॉपिक है, TIR से रिलेटेड है। ठीक है, तब तक के लिए तुम बाकी के जो क्वेश्चंस है प्रिज्म पर, एपरेंट पोजीशन पर और लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला, इन पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना वेराइंग वेवलेंथ वाले, जिसमें वेवलेंथ चेंज हो सकती है।
कि कनकेव मिरर की ये वेवलेंथ थी, अगर उसको किसी और मीडियम में रख दिया तो उसकी वेवलेंथ किससे चेंज हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, अदरवाइज मैं भी एक दो तुम्हें क्लास में करा दूँ। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, अब पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं धीरे धीरे कराऊंगी तो तुम लोगों का सिलेबस रह जाएगा, ये दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा सा पेस अप करना पड़ेगा।